आरती प्रणय हिंदी कथा जगत की एक स्थापित लेखिका और जाना पहचाना नाम है। आज उनकी लिखी हुई कहानी सुनिए, सिग्नल पर रुकी यादें। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये उस समय की बात है जब हमारी ज़िंदगी बिना मोबाइल के हुआ करती थी, और तब जब कभी हम किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाया करते थे तो आसपास की एक्टिविटी को देखना ही हमारा समय काटने का ज़रिया हुआ करती थी। तब तो ट्रेन में सफ़र में भी दोस्त बन जाया करते थे, ना कि आज की तरह जब हम सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस डालते रहते हैं किसी मोनोलॉग के आर्टिस्ट की तरह। बोर्डिंग फॉर चेन्नई या फीलिंग पवित्र नियर गंगा। मैं उत्तर मुंबई में अपने घर जाते हुए एक सिग्नल पर ट्रैफिक जाम में हर दिन अटक जाती थी। अगर बारिश हो जाती तो जाम को छूटने में घंटों लग जाते थे। उस समय आसपास की गतिविधियों को देखना ही समय काटने का सबसे अच्छा जरिया हुआ करता था। बस देखते रहो कौन सी नई गाड़ी आई है, कौन सी नई पिक्चर लगी है, कौन सा नया ऐड आया है, या फिर कौन सी ट्रैफिक की लाइट बंद पड़ी है, कौन सी जल रही है। कभी देखती थी अमूल के इश्तहारों को, उसकी अटरली बटरली समसामयिक कैच लाइनों को, तो कभी बॉम्बे डाइंग की चेतावनी को कि मुंबई मर रही है, बॉम्बे इज़ डाइंग। इन बड़े ब्रांडों के साथ दिखती थीं सिग्नल पर बेची जाने वाली तरह तरह की चीज़ें। उनको बेचने वालों में भी एक अनोखी कला होती है बेचने की। कैसे इतने कम समय में कुछ भी बेच लिया करते हैं, दिखाकर मनाकर। कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है उनका, और कितनी अच्छी होती है संभावित खरीदारों को पहचानने की क्षमता। मेरे लिए ऐसे लोगों का अध्ययन करना एक अच्छा टाइम पास हुआ करता था। ऑफिस से आते जाते हुए मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ जाती थी। करीब 15 साल की थी वो। हर रोज़ कुछ अलग अलग चीज़ें बेचती थी, कभी फूल तो कभी पेंसिल और कभी लाइट वाले लट्टू। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इतने तरीके से बेचती कि लगता जैसे कोई बहुत मूल्यवान वस्तु बेच रही हो, और जैसे खुद कोई सड़क पर बेचने वाली नहीं बल्कि किसी अच्छे घर की लड़की हो। पहले आके बड़े बुज़ुर्गों को नमस्ते करती, फिर अपना प्रोडक्ट दिखाती, थैंक यू कहकर पैसे को सीने से लगाकर अपने पास रखती। मैं भी कई बार बस उसकी कला को देखने के लिए उससे बस यूं ही कुछ खरीद लिया करती थी। लेकिन उस दिन तो मैं उसकी कर्जदार ही बन गई। उस दिन बहुत देर से बारिश हो रही थी। उस सिग्नल पर घंटे भर का जाम लग गया था। मेरे साथ मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी थे। पापा इंसुलिन पर थे। अचानक उसी बीच उनका शुगर ड्रॉप हो गया। मेरे हस्बैंड ने चेक किया तो शुगर 75 था। उन्हें चक्कर आ रहे थे। हमारे पास कुछ भी मीठा नहीं था। आसपास कोई दुकान नहीं थी और ना ही स्विगी जोमेटो वाला ज़माना था। मैं गाड़ी से उतरकर पास के कार वालों से पूछने लगी कि किसी के पास कुछ मीठा है क्या। संयोग से निराशा ही हाथ लगी। तभी वो लड़की मेरे पास आई और पूछा, आंटी आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मीठा, कुछ भी चलेगा। उसने पूछा चीनी चलेगी। मैंने कहा हाँ मगर जल्दी। वो बारिश में भीगते हुए गई और सड़क के पार किसी से एक कागज़ में थोड़ी सी चीनी लपेट कर ले आई। मुझे तो पापा के लिए लाया गया अमृत ही लगा। मैंने जल्दी से चीनी का घोल पापा को पिलाया। तब तक ट्रैफिक भी खुल गया। कहते हैं मुसीबतें साथ साथ आती हैं और साथ साथ जाती भी हैं। पापा भी ठीक हो गए। उनका शुगर बढ़कर 108 हो गया। जब पापा ठीक हो गए तब मुझे याद आया मैंने तो उस लड़की को अच्छे से थैंक्स भी नहीं कहा और ना ही उसे कुछ दिया। खैर कल दे दूँगी, मैंने ये सोच लिया। अगले दिन जब सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो मैंने शीशे उतारकर उस लड़की को बुलाया और उसे एक चॉकलेट का पैकेट दिया, साथ ही एक 500 का नोट। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, आंटी आप ये पैसे मुझे मत दीजिए, मुझे बुरा लगेगा। किसी की मदद करने के बदले में पैसा लेना गलत है, ऐसा मेरे पापा कहते हैं। पर उसने चॉकलेट ले लिए और फिर मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ भी मेरे लिए कोई ना कोई टॉफ़ी या चॉकलेट हमेशा लाया करती थी। आज संयोग से उनकी 5वीं बरसी है, इसीलिए शायद उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया है। उसने मुझे फिर से थैंक यू कहा और अपने काम में लग गई। मैं उसका मुंह देखती रह गई। इतने अच्छे वैल्यूज़ तो कई बार आज के कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चों के भी नहीं होते। उस लड़की ने अपना नाम सुहासिनी बताया था। आखिर क्या था उसमें। 2-5 रुपयों के लिए दिन भर सिग्नल पर दौड़कर मुश्किल से 100 रुपये जुटा पाती थी। फिर भी उसने मेरे दिए 500 रुपये के नोट को आसानी से मना कर दिया। मुझे लगा जैसे दुनिया में अभी भी अच्छे लोग होते हैं, तभी तो चल रही है दुनिया।
सुहासिनी ने मेरे मन पर एक छाप छोड़ दी थी। उस दिन के बाद जब घर में कुछ अच्छा बनता था तब मैं कभी कभी उसके लिए कुछ ले जाया करती थी। फिर मैं अपने बच्चों के कपड़े भी उसे देने लगी। इस तरह मेरा और सुहासिनी का एक अनोखा रिश्ता बन गया, जिसका आधार उसकी आंखों की सच्चाई और उसकी अच्छाई थी। फिर कुछ समय बाद मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया। नई जगह पर मैं मुंबई से ज़्यादा उस सिग्नल को मिस करती थी जहाँ मुझे वो प्यारी सी सुहासिनी मिला करती थी। जो सिग्नल मुंबई के शुरुआती दिनों में मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता था, वही आज मेरे लिए एक मीठी सी याद बन गया था। परिस्थितियाँ ही तो जीवन के किसी पहलू को महत्वपूर्ण बनाती हैं। जो कल तक मेरे लिए परेशानी थी, आज वो मेरे लिए एक सुखद स्मृति थी। फिर कई साल बीत गए। कई अच्छी यादों की तरह वो भी मेरे दिल में रही, वैसे ही जैसे सीप में मोती रहते हैं। कहते हैं जिसे हम दिल से याद करते हैं और सहेज कर रखते हैं, वो कभी ना कभी किस्मत से हमें मिल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। उस दिन जब मैं ऑफिस गई तो मुझे बताया गया कि मुझे तो मैथ्स के टीचर के लिए इंटरव्यू लेना है। कुछ कैंडिडेट्स के बाद अचानक मैंने देखा मेरे सामने सुहासिनी थी। वही आवाज़, नमस्ते कहने का वही अंदाज़, एक कॉन्फिडेंस के साथ उसने पूछा था, मे आई कम इन? फिर मुझे देखकर वो भी चौंक गई, लेकिन इंटरव्यू होने के कारण ना मैंने कुछ कहा ना ही उसने। मैंने और मेरे कलीग्स ने कई औपचारिक प्रश्न उससे पूछे, जिसके उसने सही उत्तर दिए। फिर वो अपने उसी मीठे अंदाज में सबको थैंक यू कहकर चली गई। मैंने तो सुहासिनी को सिलेक्ट कर ही लिया था, पर मेरे बाकी कलीग्स सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि कैंडिडेट्स में उससे भी बड़ी डिग्री वाले लोग हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे। मैंने उनसे कहा कि बीएड की डिग्री के अलावा सुहासिनी के पास ईमानदारी और अच्छे संस्कारों की डिग्री है, जो किसी टीचर के लिए सबसे बड़ा गुण है। ये सही है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़ी है, लेकिन ये एक ही कमी तो है उसमें, और फिर मैथ्स पढ़ाने के लिए जितनी अंग्रेजी चाहिए उतनी तो बोल ही लेती है। मैं न जाने क्यों आवेश में सबसे अपने तरीके से लड़ने लगी। इंग्लिश मीडियम का होना गणित पढ़ाने के लिए इतना आवश्यक नहीं है जितना टीचर का गणित को मूल रूप से समझने समझाने में ईमानदारी का होना। आप सबने अभी देखा ही है कैसे सुहासिनी स्टेप बाय स्टेप सवालों को हल करना सिखा सकती है। दरअसल बात ये थी कि मेरे एक साथी जो काफ़ी समय से वहाँ पढ़ा रहे थे, अपनी भतीजे के चयन के लिए लगे हुए थे। बाकी सब न जाने क्यों उनके साथ हो रहे थे, लेकिन मैंने अपनी पूरी लगन सुहासिनी के लिए लगा दी। उसे सबसे अच्छे मार्क्स दिए। मैंने सबसे कह दिया कि आपको जो भी मार्क्स देने हैं आपने दे दिए हैं, और मैंने वो सब सेव कर लिया है। फिर भी अगर आप किसी को फेवर करना चाहते हैं तो मैं ट्रस्टी से शिकायत करूँगी। न जाने क्यों सुहासिनी के लिए लड़ना मुझे सुकून सा दे रहा था, शायद इसलिए कि मैं सच्चाई के साथ थी और इंसानियत के लिए सच्चाई का साथ दे रही थी। आखिरकार सबने ये निश्चय किया कि परिणाम वेकेशन के बाद स्कूल खुलने पर ही घोषित किए जाएंगे। छुट्टियों के दौरान न जाने क्यों मुझे सुहासिनी से मिलने की इच्छा हुई। इंटरव्यू की फ़ाइल में से लेकर मैंने उसका नंबर डायल किया। उधर से उसी मुस्कुराहट भरी नमस्ते के साथ उसने पूछा, आप कैसी हैं? मैंने कहा, तुम कैसी हो? मुंबई में हो तो कभी आकर मिलो। और अगली सुबह सुहासिनी मेरे घर आई। उसने वाइट एंड पिंक रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था और प्यारी सी चुन्नी ओढ़ी थी, पर अब भी उसकी आंखों में उस सिग्नल वाली लड़की की मासूमियत थी। मैंने पूछा, कॉफ़ी? तो उसने हामी भर दी। फिर हम दोनों बैठे रहे, बातें करते रहे। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुमने यहाँ तक का सफ़र कैसे पूरा किया? सुहासिनी ने मुस्कुरा कर कहा, बस आपके दिए पुराने कपड़ों से। मैंने आश्चर्य से देखा तो मुस्कुरा उठी और कहा, सच मैडम, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। एक दिन मैं आपके दिए साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर सिग्नल पर पेंसिल बेच रही थी। उसी सिग्नल पर एक बूढ़े बाबा आया करते थे। वो मुझसे अक्सर पेंसिल खरीदते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बिटिया, हमारी एक स्टेशनरी की दुकान है, मेरा स्टाफ बाहर गया हुआ है, क्या तुम 2-3 दिन दुकान संभाल दोगी? मैं रोज़ के 300 रुपये दूँगा। मैं उनकी दुकान पर साफ़ सफाई का काम करने लगी, साथ में सेल्स गर्ल का भी। पहले 3 दिन, फिर 10, फिर महीने, और फिर तो सालों तक। वो दोनों पति पत्नी रिटायर्ड टीचर थे। उनके बच्चे विदेश में थे, बस मन लगाने के लिए दुकान चलाते थे। शायद आपकी तरह उनको भी मुझ में कुछ अच्छाई दिखी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास काम दे दिया था
3 दिनों के लिए, पर मैं उनके पास सालों रह गई। उसी बीच मेरे पापा गुजर गए और मैं अकेली रह गई। तब उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए बुला लिया और ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। मुझे बीएड करवाकर इस लायक बना दिया। आंटी, मुझे विश्वास है आपने उस दिन मुझे बहुत मन से आशीर्वाद दिया था। आपने कहा था भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करें और तुम्हारा ख्याल रखें। सच में आपने और बाबा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सिग्नल पर जिस दिन मेरा सामान नहीं बिकता था और मैं मायूस होकर खाली हाथ लौटकर वेंडर से डांट सुनकर उदास होकर रोती रही थी, तो पापा कहते थे, बेटा, हमारे कृष्णा ने तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ बड़ा सोचा है। खुश रहो, जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो। अब मुझे पापा की बात पर और अपने कृष्ण पर और भी भरोसा हो चला है। फिर हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, लेकिन इस बीच उसने एक बार भी नहीं उस इंटरव्यू की चर्चा की, एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे जॉब का क्या होगा या फिर किसी मदद का अनुरोध किया। इसी ईमानदारी के कारण तो मैं चाहती थी कि ऐसा शिक्षक मेरे स्कूल को मिले। फिर वो मुझसे विदा लेकर चली गई। महीने भर बाद जब स्कूल खुला तो सब मेरी बातों से सहमत हो चुके थे। स्कूल ने सुहासिनी को अपॉइंट कर लिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब पहली बार सुहासिनी स्कूल में टीचर बनकर आई तो उसकी आंखों में वैसी ही खुशी थी जैसे रुके हुए सिग्नल पर उस लड़की से किसी ने सारी पेंसिलें एक साथ खरीद ली हों। उसकी आंखों की खुशी देखकर मुझे लगा जैसे मैंने उसके 1 चम्मच चीनी का कर्ज चुका दिया था। अभी आपने सुनी आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी सिग्नल पर रुकी यादें। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।